estimate of 24 million people in Pakistan require mental health care, and Pakistan only has 0.19 psychiatrists per 100,000 inhabitants. Is that in Pakistan, we actually face two extremes when it comes to mental health. At one end, people are very quick to actually diagnose or self-diagnose based on incomplete information. And while on the other hand, many deny the existence of mental health actually or issues altogether due to stigma. People don't want to talk about, people actually don't do these things. But जो है पाकिस्तान की जिस तरह सिचुएशन चल रही है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन और ये सारी बातें, तो इसके अंदर जो स्लोगन चलता है एजुकेशन का वो ये है कि वी शुड एजुकेट अवर यूथ। हमारी जो यूथ है वो आगे लेके चलेगी, वो तरक्की करेगी। बट वो यूथ जब खुद इस प्रेशर से दो चार हो रही है, उसके ऊपर एकेडमिक प्रेशर भी है, उसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर भी है, और साथ ही साथ बड़ों की ख्वाहिशात पूरी करनी है, उनका हुक्म मानना है, लाइक वो सारा प्रेशर, वो सारा मेंटल जो टॉर्चर है वो यूथ सरवाइव कर रहा है। वो अब उसका क्या हाल होना चाहिए? सेकेंडली, एंड थर्ड इज दैट नॉर्मलाइज फेलियर एज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। हमें ये सिखाना पड़ेगा कि भाई हार भी जाते हैं, नंबर कम भी आते हैं, इंटरव्यू में फेल भी हो जाते हैं, दो दो तीन तीन बार रिजेक्शन भी आ जाता है, 3 से 4 बार भी रिजेक्शन आ जाता है, एंड रिस्क भी लेने होते हैं, कुछ चीजें पीछे छोड़ के आगे भी बढ़ना होता है। सो मेनी पीपल आर अफ्रेड टू टेक रिस्क और परस्यू यूनिक पाथ्स बिकॉज कैलकुलेटेड मूव करना चाहते हैं, बिकॉज द सोसाइटी एज अ होल इज स्टिग्मेटाइज्ड. So normalizing failure is also a learning process. And lastly, though we are very good at that, but still to promote mental resilience promotion is very necessary. Building mentor से या 2 दफा के फेलियर से जो आपने रिस्क लिया था, आप ये लोगों को कहने का अगर मौका दे देंगे कि देखिए हमने तो कहा था आप फेल हो जाएंगे, आपको ये बनना ही नहीं चाहिए था, आपको तो इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना चाहिए था, आपको बायोटेक्नोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहिए था, be a robot and ask for what should be done in your life. You should be owner of your own life. Secondly, in our culture where conformity is very valued, creative supportive environment is very necessary. To create a supportive environment, people need safe spaces to express themselves. क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। हम यूज टू हो चुके हैं ऐसी सोसाइटी में रहने के कि हमें कॉन्स्टेंटली टॉन्ट किया जाता है, हमें नेम कॉल्स दिए जाते हैं, हमारे वेट पे क्रिटिसाइज किया जाता है, स्किन कलर पे होता है। हालांकि ये कि आपको एक्सेप्ट किया जाए, वो आपको उल्टा टोट के बताना शुरू कर देते हैं कि आप ये यूज कर लें, आप गोरे हो जाएंगे, आप ये हो जाएंगे। तो क्या आपकी लुक्स इतना मैटर करती है कि आपके मेंटल स्टेट का पीस डिस्टर्ब हो जाए? क्या आप इस पे कुछ बता लुक्स बिल्कुल मैटर नहीं करती। उसकी सबसे बड़ी एक जुमला मैं आपको कहूं कि देखें, देयर शुड बी एंगर, देयर शुड बी फ्रस्ट्रेशन, देयर शुड बी डिसअपॉइंटमेंट. So the एग्जैक्टली। sadness, frustration, disappointment is very real, and these are all healthy emotions. These are healthy emotions. That's why we actually raise our voice against injustice. We raise our we protect ourselves as well. We protect our family. We protect our workplace. So when someone constantly tells you that be positive without acknowledging that what you are genuinely feeling or genuinely going through, so this is known as toxic positivity, and they are not even very self-conscious or self-aware of themselves. आपका दिमाग थोड़ा मडी हो रहा है, फॉगी हो रहा है, आप chaos में आ रहे हैं, talk to someone, take advice, take support. There should be some person, your mentor, your advisor, your counselor, your friend, your family. कोई लोग होंगे जिनको आप फौरन कॉल करते हैं, अपनी मुश्किलें डिस्कस करते हैं, आप उनसे अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को. टेकिंग ब्रेक्स इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी. किसी ने नहीं कहा 365 दिन काम करना है और आपको कोई तमगा मिल जाएगा. टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स हेल्प यू to gain your focus, to regain your stress management potential and everything. Delegates and respectful audience, first of all, Assalamu alaikum. Thank you very much for joining here. And introducing myself, I'm Shahir Ahmed, and I'm currently serving as the training head at Sindh Biotechnologists Association. And I'm pursuing my master's at the University of Padua. Along with me, we have my co-host, that is Miss Ariba Salim.
Hello, everybody. Thank you for joining in. And I am the official content presenter in Sindh Biotechnology Association. I am currently the house officer in Dow University of Health and Science, Karachi, and I have done my bachelor's in MLT from Dow University. We welcome you all warmly to our online session and debate on empowering youth, a holistic approach to mental health and well-being. All right, perfect. Also, first of all, let us introduce the main personality here. Join with us today. We have a hardworking and empowering personality who has had a PhD in neurosciences, and she's Pakistan's pioneer in introducing psychophysiology. She also has introduced the Sadaf stress scale, which is the stress evaluation scale, and she has set up various stress evaluation clinics across Pakistan. With 17 years of experience in research and training, she is serving as the assistant professor in University of Karachi, and she has actually facilitated like over 40 courses in various leading institutes of Pakistan. And along with that, I would also say that she is the president of Advanced Educational Institute and Research Center, and she is also an esteemed member of various international organizations, which include the IBRO, International Brain Research Organization, UNESCO, and many more. And along with several contributions towards publications for the research, manuals, books. She has contributed significantly towards mental health, gender equality, and the overall well-being in Pakistan as well as globally. So let's welcome Dr. Sadaf. Thank you, Shahid. Thank you, Ariba, for such a nice introduction. And this is a privilege indeed to talk about mental health on this particular day. Today's Suicide Prevention Day. Internationally, it is being actually celebrated, we can say, to actually endorse the resilience and the power of how we can cope with the mental health issues and the challenges we are actually facing in this fast-paced world. The introduction of mine was so thorough about how I achieved the qualifications and everything. But the point is that a prime responsibility of any educator should be a prime responsibility of any researcher or any qualified person should be in our country to actually lend their help into the awareness of the population. And merely we do that, we don't get time to do those things where we put ourselves on the platforms where people can ask their problems and they identify and link with those particular problems. So I appreciate your association with such an youthful energy that you guys were actually very keen to address these issues. So it is much more appreciated. And after a very long time, let me say that after a very long time, I actually got connected with the student organization where people have such kind of energy, because we need that energy very much, because it's now you guys that you need to take benefits from us, because we are here and we are always here, but you always need to knock our windows and ask for the questions. So I really appreciate your efforts. Thank you. Thank you very much, Dr. Sadaf. We're really happy to have you here, Dr. Sadaf. As Dr. Sadaf already said, that today is September 10th, which is World Suicide Prevention Day. We plan on conducting this seminar on a very important topic, mental health. Today, our topic will tell us that what mental health is, what is the main problem that is being faced by the general public in everyday life, और हम इस society के through हम कैसे इस chain को break कर सकते हैं, अपनी everyday life को सही कर सकते हैं, and how we can actually cope with it. According to the World Health Organization, an estimate of 24 million people in Pakistan require mental health care, and Pakistan only has 0.19 psychiatrists per 100,000 inhabitants.
The history of mental health awareness has evolved dramatically over the centuries, from stigmatism and misunderstanding to a more compassionate and scientific understanding. Without further ado, let's start with the question and answer session with our guest speaker. Dr. Sadal, let us first identify the stress under the light of your own creation. There are several scales being used. For example, there's perceived stress scale, depression and anxiety stress scale, और ये सारी stress scale हमारे perception of stress को evaluate करने के लिए होते हैं. And similarly, you have created your own set of stress scale. Could you please explain to the audience how this scale works and what was your thought behind it? Reba, I would like to address that in Pakistan, we actually face two extremes when it comes to mental health. At one end, people are very quick to actually diagnose or self-diagnose based on incomplete information. And while on the other hand, many deny the existence of mental health actually or issues altogether due to stigma. People don't want to talk about, people actually don't do these things. But let me say that there is existence and we cannot deny in a one way or another, we cannot deny the existence of the mental health. So first, I believe that education and awareness is very important, because if you are saying that stress or you design a set of stress scale, so you are aware of the word, you are aware of the vocabulary, you are aware of the meaning, but not all the population. And you and I belong to the elite of the Pakistan. When I say elite, it means that actually you did your graduation or masters or 16 year of education. So this is elite of Pakistan who reached to that particular point. So education and awareness is very essential to actually not only need to promote mental health, but also to actually get aware of the thing. So we need to not only educate people, aware them in the schools, in the universities, in the media, through media. People need to understand that mental health issues are real, are for real, and they can be managed effectively as well without medication, without anything as well, by only talking or by only expressing themselves out. So the one extreme is, which is like no consideration, no education, and no consideration of the mental health. It is. And then the second important thing is the accessibility of the mental health services. For example, I'm talking and we are live, but how many people are watching that? How many people have access to that? And how many people have access to at that particular time when they needed it? So the accessibility to the information, to the services, whom they want to talk to, is it affordable, is it free, is it costly? So the entire thing revolves around this as well. And the third thing is, importantly, is the who is talking about the mental health issue. For example, you need to summarize my whole profile to let people know that I'm qualified enough to talk about that. But let's say that some of our actors, some of our popular figures, some of our cricketers should talk about the mental health because people listen to them. They are celebrities. So we need certain popular figures as well who can actually advocate about stress, advocate about mental health, ask people to actually educate themselves about that. So, and for that, the last thing is that we should think about leveraging the technology thing. Technology is very critical nowadays. So we need to develop certain mental health resources like this platform. You are doing a lecture, you are going live, you are reaching out to the people. So technology is very critical in this whole scenario where you can do that. When we develop the Sadaf stress scale and when we develop the basic idea is that there are certain scales, depression scale, perceived distress scale, and everything in the world. But those scales are not fully fit on our population because there are some questions which are not aligned with our cultural things, which are with our religious things. So people are not comfortable to answer that, and it actually impact the calculation of that particular score. That how depressed you are. But when we go for the Sadaf stress scale, it is solely developed for the Pakistani population, and it actually give you 7 different types of stresses.
You can evaluate how much chemically you are stressed, how much physically you are stressed, how much emotionally you are stressed. You can calculate 7 different how nutritionally your body is stressed or your brain is stressed. So there are different seven types of stresses that you can evaluate very easily. And then there are conditions mild, moderate, and severe. So when you are mild, you can cope by yourself. You can use your strategies, lifestyle changes, nutrition, something like that. But when you are moderate, you can need therapies, interventions, or something like that. For example, exercise, for example, yoga, for example, meditation, or something like that. And if the case is severe, so you need to see a doctor as well, where the psychiatrist can help you give some medications or something like that. So there are categories. So this is how we can identify our own stress with the help of symptoms and what level of symptom you are facing. For example, by thinking of certain particular event, I feel very anxious, my heartbeat started racing and something like that. So these are the symptoms present in the stress scale, and you can mark their intensity, and then you can calculate their numbers, and then you can evaluate that what type of stress you have or what types of stress you are having. And then there is a book and manual with it that you can identify that what can be the main causes or what are the reasons of this particular stress. So I hope that I answered the question. Yes, yes, it was perfectly fine because the whole explanation that you gave is actually connected to my second question because हमारी जो आवाम है वो एक तरह से डिल्यूजन में भी रह रही है and we need scales like the Sadaf stress scale because the next thing I want to talk about is that हमारी जो आवाम है वो इतना ज्यादा इजीली खुद को सेल्फ डायग्नोज कर देती है वो गूगल के ऊपर चली जाती है वो कहती है मुझे ये हो रहा है am I facing all these problems this is like one extreme in which like they self diagnose और वो फिर एंटी डिप्रेसेंट्स लेना शुरू हो जाते हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा सिवियर एंजाइटी है आई एम द वन हु इज फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स नाउ दिस इज लाइक वन एक्सट्रीम फिर उसी के साथ ही एक दूसरी एक्सट्रीम भी आती है जिसके अंदर आवर जनरल पब्लिक इज एक्चुअली नॉट रेडी टू इवन रियलाइज कि हाँ भाई मेंटल इलनेस भी एक इशू है दे डोंट थिंक कि ये कोई सीरियस इशू है दे जस्ट थिंक कि ये बस हमारी बनी बनाई बातें हैं दे डोंट एग्री टू इट दे डोंट कंसिडर इवन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज को रियलाइज नहीं करते तो अब इस चीज में हमें एक बैलेंस अप्रोच कैसे लेनी चाहिए व्हाट डू यू सजेस्ट दिस इज अ वेरी रेलिवेंट एंड कंसर्निंग इशू शहीद। जैसे कि मैंने कहा कि एक्सट्रीम्स की बात मैंने पहले ही कर ली कि देखिए दोनों चीजें हैं, एक तो बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं है और एक लोग बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हैं। And this is because that everyone is so concerned about their health, everyone is reading so much information, there is so much information available that people are indulging into self diagnosis. People are actually taking minor stresses and taking it towards the extreme that it may be this, it may be this, and it may be leading to this. And from internet or from unnecessary platforms where everyone is actually claiming that they are mental health expert, and everyone is claiming that they are doctors or they are some very therapist or some kind of that. So it is very easy. And then in a country like us where we can say that antidepressants can be obtained over the counter easily, very easily. OTCs की तरह जो है वो antidepressants और ये सारी चीजें भी मिल जाती हैं, without prescription मिल जाती हैं. So this is one of the thing. And the other thing is that bilkul the outright denial that there is an existence of mental health. If someone has fever, physically you can monitor it with the thermometer, so it is being concerning for you. But if someone is having panic attack with the fever, so fever is concerning, but panic attack is not concerning. So the outright denial of that particular situation is a very real concern as well. And the resistance, even from parents,
even from the acquaintance भी आप कह सकते हैं, even from the colleagues, even from the friends, even from the family, is actually disturbing the whole balance of life or well-being, जिसको आप कहते हैं, that you cannot achieve well-being in such an environment where is an outright denial or where is an extreme condition. So to tackle this issue, I believe that multi approaches are there. As I said before, that education and awareness is one of the things, and improving the mental health services or access to them is very because it's a responsibility of government, and it's also responsibility of those organizations who are working for that particular thing, that they have to make these services very accessible, and in terms of cultural values as well, culturally sensitive. If someone wants to talk about, so they want to talk about in their language, they want to talk about, if they want to prevent their esteem, so they might feel very ashamed of talking about that. They might be traumatized with certain things, if it's emotional abuse, if it's domestic abuse, if it's some kind of abuse. So they want to be vulnerable in front of the therapist, maybe in front of the counselor, maybe, but there should be some confidentiality, ethical concerns, and everything that should be maintained. So culturally sensitive such services should be available. If someone is going or entering in the hospital, they have all kind of consultancy available except mental health services. If a person is going from home to the hospital, so first concern should be that they are not comfortable in their skin. हम कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा पहला सिम्टम क्या होता है? पेन होता है ना. हमें कहीं पे डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो हम जा रहे हैं ना. ठीक है. सो फिजिकली पेन का भी कहीं ना कहीं, अगर आपको कहीं पेन हो रहा है और आप जाते हैं तो आपको कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, एंड देन द इन्फ्लेमेशन और समथिंग आइडेंटिफाई होता है कि हाँ भाई आपको ये दवा खानी है या आपको ये चीज लेनी है. बट द पॉइंट इज दैट इफ someone is in pain, emotional pain or psychological pain, so where should they go? The hospital does not have access to that particular thing. So मेंटल हेल्थ सर्विसेज की एक्सेस बहुत जरूरी होनी चाहिए. टेली मेडिसिन अब बहुत कॉमन है. इट शुड बी दैट पर्टिकुलर थिंग. एड्रेसिंग द स्टिग्मा इन द सोसाइटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड टॉक अबाउट, वी शुड मेक मोर ड्रामा अबाउट दैट, वी शुड मेक मोर सॉन्ग्स अबाउट दैट, वी शुड मेक our celebrities to talk about that. We should make our religious leaders, Maulvis, to talk about in the masjid, in the madrasa, in everywhere, where we should talk openly about the mental health issues and everything. We should talk about delusions, hallucinations, schizophrenia, depression, everything. We should our leaders, we should use those leaders and educators and everyone to talk about, because this is very instrumental in changing the attitudes toward mental health. This is very instrumental. And then last, leveraging again the technology, the telehealth services, the apps, the platforms where you can reach easily to the people. If someone is cooking, if someone is housewife and cooking, now you have access to them through morning shows, you have access to them through apps, you have access to them through TikTok videos and everything. So you can use that particular platform for this particular addressing the particular issues, because self-diagnosis can lead to self-harm and everything. Denial is also leading a whole community to not addressing mental health issues. So both extremes are very bad. थैंक यू डॉक्टर सदफ. डॉक्टर सदफ, इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. डॉक्टर सदफ, आवर लाइव्स आर शेप्ड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वी लिव इन. जैसे कि हम लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स को इतना छोटा कर दिया कि हमारे जो एल्डर्स करते आ रहे हैं या हम जो आसपास में देख रहे हैं, हम सिर्फ उसी को अपना स्टैंडर्ड्स बना देते हैं. वी डोंट इवन थिंक आउटसाइड द बॉक्स. तो क्या ये लो स्टैंडर्ड्स रखना हमारी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है? हाउ कैन वी फोस्टर स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंडिविजुअल्स हु आर केपेबल फॉर ब्रेकिंग दिस चेन्स एंड लिमिटिंग दिस स्टैंडर्ड्स, एंड डिसीजन मेकिंग में उनको कैसे हेल्प कर सकती है? That's a great question, Ariba, and I think it's incredibly relevant, especially in cultures like us where conformity is highly valued, and we are saying yes as being obedient enough, that yes, you are absolutely right, and we have all the environment of yes, saying yes to everything. So our environments and standards set by those around us actually shape our lives in a very significant way.
And it might feel like it's very helpful when people find bound to limiting expectations, and it can lead to frustration, stress, and anxieties, a lot of type of anxieties, because they are not living authentically and pursuing their own potential. They feel very frustrated at the end of that particular thing. So this can in turn have a detrimental impact on the mental health. And but the good news is that we can always definitely foster strong-minded individuals as well that can break the cycle or limiting their standards, others' standards, and believe in themselves. So what we should do, or what we can do, is that we can always cultivate and encourage critical thinking and self-awareness from the childhood, in the schools, in the colleges. We should, in the homes, it start from home, that we should actually help individual, especially young people, to recognize their own potentials, what they are best at, what they want to do, and they are not obligated to follow the traditional paths like everyone else is doing, so I should do that. So this begins with the education. When you promote critical thinking, for example, if you are going to argue that this career path is not for me because this is going to take me here, but I want to do this. I have a potential for this particular thing. So your strengths and your passions can transform your critical thinking, and with the critical thinking, you can always do, because in this era, the good point is that all young people have access to a lot of options and a lot of information. So you can always evaluate your career paths. You can always evaluate the outcomes of your career paths. So it is very easy. But self-awareness and critical thinking is must. You cannot be a robot and ask for what should be done in your life. You should be owner of your own life. Secondly, in our culture, where conformity is very valued, creative, supportive environment is very necessary. To create a supportive environment, people need safe spaces to express themselves, where they feel supported about their dreams, about their unique career choices, unique life paths. Whether in schools, whether in workplaces or communities, there should be no bully, there should be no arguments related to. We always have to celebrate diversity, encouraging the innovation. हमारे यहाँ जो terms है ना, gender based भी, that these career paths are for women and these career paths for men. So we actually bully people, and unintentionally or intentionally. So limited expectations, we should kill those limited expectations by creating safe places and promote critical thinking and create supporting environment that play. And here comes the role of mentorship as well. You have to find your right mentor who can give you the role model as well in their form, and also guide and support what you are trying to break the conventional standards for. So you need that. So we need actually more mentors for the young ones. And third is that normalize failure as a part of growth. हमें ये सिखाना पड़ेगा कि भाई हार भी जाते हैं, नंबर कम भी आते हैं, इंटरव्यू में फेल भी हो जाते हैं, 2-2 3-3 बार रिजेक्शन भी आ जाता है, 3 से 4 बार भी रिजेक्शन आ जाता है, एंड रिस्क भी लेने होते हैं, कुछ चीजें पीछे छोड़ के आगे भी बढ़ना होता है. सो मेनी पीपल आर अफ्रेड टू टेक रिस्क और परस्यू यूनिक पाथ्स बिकॉज कैलकुलेटेड मूव करना चाहते हैं, बिकॉज द सोसाइटी एज अ होल इज स्टिग्मेटाइज्ड. So normalizing failure is also a learning process. And lastly, though we are very good at that, but still to promote mental resilience. Mental resilience promotion is very necessary. Building mental resilience is very necessary. जितने mentally strong होंगे, उतने setbacks, societal pressure के बावजूद आप अपने आप को दोबारा bounce back कर सकते हैं. So mental resilience is the capability of bouncing back from every failure, from every setback. तो आप उससे बाउंस बैक जब करेंगे तो आपके डिसीजंस को स्ट्रेंथ मिलेगी, एंड देन यू कैन ऑलवेज परसू. एक दफा के फेलियर से या 2 दफा के फेलियर से जो आपने रिस्क लिया था, आप ये लोगों को कहने का अगर मौका दे देंगे कि देखिए हमने तो कहा था आप फेल हो जाएंगे, आपको ये बनना ही नहीं चाहिए था, आपको तो इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना चाहिए था, आपको बायोटेक्नोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहिए था. सो द पॉइंट इज दैट
there are so many things that, and mental resilience is very necessary to support your decision. And we have an innate capability of bouncing back. We have an innate capability. We just have to find our that particular potential and find it to make ourselves more courageous enough to face the failures. थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मेरे अगले सवाल का आपने ऑलमोस्ट कुछ हद तक जवाब दे दिया, बट स्टिल आई एम गोना आस्क। तो लाइक राइट नाउ पाकिस्तान इज फेसिंग लाइक tough situations, and like for this question I want like a well-rounded answer जिसमें आप काफी सारे एस्पेक्ट्स और टॉपिक्स को टच करें, बिकॉज अभी जो है पाकिस्तान की जिस तरह सिचुएशन चल रही है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन और ये सारी बातें, तो इसके अंदर जो स्लोगन चलता है एजुकेशन का वो ये है कि वी शुड एजुकेट अवर यूथ। हमारी जो यूथ है वो आगे लेके चलेगी, वो तरक्की करेगी। बट वो यूथ जब खुद इस प्रेशर से दो चार हो रही है, उसके ऊपर एकेडमिक प्रेशर भी है, उसके ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर भी है, और साथ ही साथ बड़ों की ख्वाहिशात पूरी करनी है, उनका हुक्म मानना है, लाइक वो सारा प्रेशर, वो सारा मेंटल जो टॉर्चर है वो यूथ सरवाइव कर रहा है। वो अब उसका क्या हाल होना चाहिए? सेकेंडली, अब जो ये यूथ होती है इसका जो है जो जेन्युइन सपोर्ट जो मैटर करती है वो है आपके पेरेंट्स। पेरेंट्स की जेन्युइन सपोर्ट यूथ के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपके वालिदैन ही होते हैं जो कि आपके लिए मानी रखते हैं। और फिर इस चीज में वालिदैन को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या एक अपना इमेज रखना चाहिए, क्या अपने कुछ तरीकेकार रखने चाहिए? अब ये हो कि अगर वो पेरेंट्स बस कंपेयर ही करते रहें, या तो वो ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करें कि हाँ भाई मेरी बात मानो, जो मैंने कहा है वो होके रहेगा। तो इस चीज में लाइक क्या स्टेप्स लेने चाहिए पेरेंट्स को? Excellent या question. Particularly in the challenging times we are facing in Pakistan, where 63 to एग्जैक्टली। 64% of the population is youth. And our youth indeed hold very immense potential to derive change. There is no doubt, but they are also under tremendous pressure of that particular statement that you use, that मुल्क भी इन्हीं से बदलेगा, चेंज भी इन्हीं से आएगा। And then every institution, every home, every family, and the country whole itself is putting the academic, societal, family pressure and everything, and that is causing mental exhaustion. Not causing, have caused, actually caused the mental exhaustion. From this constant pressure, people are actually very suppressed in their own way. और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का भी रोल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड टू रीडिफाइन एंड रीफ्रेम द वर्ड सक्सेस एज वेल। we need to reframe the ओके। word success as well, that success का क्या मतलब है? सक्सेस का मतलब ये है कि आपने इतने पर्टिकुलर पैसे कमाने हैं, या आपने इस पर्टिकुलर ऑफिस में बैठना है जाके, या आपने इस पर्टिकुलर गाड़ी को खरीदना है, ये सक्सेस है? या सक्सेस ये है कि आपने अपने ऊपर कितना काम कर लिया, व्हाट, हाउ सेल्फ अवेयर यू आर, हाउ एजुकेटेड यू आर, हाउ a particular human being you are, where you have capabilities to manage your own stress, where you can manage a whole family, where you can actually not taking pressures and making it more effectively in whatever you are doing it very positively. You are equipped with problem solving abilities, you are equipped with stress management abilities, and you are coping with that particular in an environment like Pakistan. So first of all, we need to redefine the success, and we need to reframe the success. हमें उन traditional markers of success से हटना पड़ेगा to get a specific degree at this age, to get a stable job at this particular area, or fulfilling family expectation in terms of marriages, जिनको हम अब अर्ली मैरिजेस भी कहते हैं, कि आप एक प्रेशर डालने लगते हैं कि बस अब ये मास्टर्स किया है तो अब ये लड़की है तो इसकी एज है, इसमें शादी होनी चाहिए, और लड़का है तो अब जॉब हो गई है तो फौरन शादी होनी चाहिए। ये वाले जो प्रेशर्स है ना, हमें इससे भी निकलना होगा, बिकॉज हम बच्चे को बचपन से ही सिखाते हैं कि आपको ये डिग्री लेनी है, डिग्री लेने के बाद आपको अच्छी जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो आपको अपनी फैमिली करनी है, आपने मैरिज और उसके बाद आपने अपने बच्चों को, तो ये आपकी सक्सेस
एग्जैक्टली। सक्सेस को डिफाइन करना हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा. वी शुड encourage them to explore the new career paths, entrepreneurship, इवन क्रिएटिव फील्ड्स. आर्ट्स में हमारे पास लोग नहीं जाते, हमारे पास क्रिएटिव फील्ड्स में लोग नहीं जाते, हम डिस्कशंस नहीं करते, हम म्यूजिक इंडस्ट्री को फोकस नहीं करते, हम पेंटिंग को फोकस नहीं करते, हम साइंस में, और साइंस में भी कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जिसमें जाके हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, या फिर मैनेजमेंट साइंसेस, वो भी साइंसेस ही है. So building a support system is very important, and parents are the primary source of that support. पेरेंट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ दैट सपोर्ट. तो जैसे आपने कहा ना कि पेरेंट्स ही क्रिटिकली बर्डन डाल रहे हैं, वो बेसिकली एक्सपेक्टेशंस का बर्डन है. पेरेंट्स शुड बी वेरी ओपन, वेरी फ्लेक्सिबल, दे शुड फोकस ऑन द कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. इसीलिए मैं जब भी कोई सेमिनार करती हूँ तो मैं पेरेंट्स को जरूर इनवाइट करती हूँ. मैं कहती हूँ पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर हो जाएं, पर उनके साथ पेरेंट्स फ्री आए, और पेरेंट्स को जरूर लेकर आए. क्योंकि जब हम मेंटल हेल्थ डिस्कस करेंगे, जब हम डिप्रेशन इन यूथ डिस्कस करेंगे, जब हम सैडनेस इन यूथ डिस्कस करेंगे, तो हमें पेरेंट्स चाहिए वहां पे. क्योंकि वो पेरेंट्स हैं जो कि आपकी सपोर्ट सिस्टम है. तो उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी एज में आपके साथ ना सिर्फ हार्मोनल, बायोलॉजिकल, फाइनेंशियल, सोशल कितने प्रेशर्स हैं, और किस किस तरह के प्रेशर्स हैं, और आपको कैसे डील करना है, और उनको आपको कैसे सपोर्ट करना है. अगेन, इन आवर कल्चर वी नीड टू tell parents that they have to practice active listening skills. Active listening skills are very necessary, because whether it's academic pressure, whether it is job insecurity, whether it's personal challenges, if your parents or your support system is not listening, not guiding you, emotional support के लिए, चाहे financial support के लिए हो, चाहे physical support हो, कि आप थक के आ रहे हैं, आपको घर पे एक physical support मिल रही है, आप emotionally worn out हैं आपको, तो ये ट्रस्ट बिल्ड करता है पेरेंट और बच्चों की रिलेशनशिप में. तो ये बहुत जरूरी है. पेरेंट्स शुड ऑल्सो बी वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसेस. उनके पास ऑल्टरनेट होना चाहिए. नॉन ट्रेडिशनल करियर्स पे एयर गैप लेने पे, आपने 1 साल गैप ले लिया, आपको मेंटल एग्जॉशन था, या आप कुछ कमाना चाहते थे पहले, फिर आप पढ़ना चाहते थे, दूसरों से कंपेयर करना छोड़ें, बर्डन एक्सटर्नल लोगों का प्रेशर अपने बच्चे पे डालना छोड़ें. ये बहुत जरूरी है. तो पेरेंट्स की यहाँ पे कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए. जब तक वो कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं होगी, जो पुराने सवाल का जवाब था कि यूथ को मेंटल रेजिलियंस बिल्डअप करनी है, वो बिल्डअप ही तब होगी जब आपकी कोलैबोरेटिव एफर्ट होगी अपनी फैमिली के साथ. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है. थैंक यू डॉक्टर सत्या. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है. हम यूज्ड टू हो चुके हैं ऐसी सोसाइटी में रहने के कि हमें कॉन्स्टेंटली टॉन्ट किया जाता है, हमें नेम कॉल्स दिए जाते हैं, हमारे वेट पे क्रिटिसाइज किया जाता है, स्किन कलर पे होता है. हालांकि ये कि आपको एक्सेप्ट किया जाए, वो आपको उल्टा टोट के बताना शुरू कर देते हैं कि आप ये यूज कर लें, आप गोरे हो जाएंगे, आप ये हो जाएंगे. तो क्या आपकी लुक्स इतना मैटर करती है कि आपके मेंटल स्टेट का पीस डिस्टर्ब हो जाए? क्या आप इस पे कुछ बता? लुक्स बिल्कुल मैटर नहीं करती. उसकी सबसे बड़ी एक जुमला मैं आपको कहूं कि देखें, हम जैसे पैदा हुए, इट्स ऑल अबाउट अवर जेनेटिक्स एंड बायोलॉजिकल थिंग. और अगर आप सारी जिंदगी इस बात पे फख्र कर रहे हैं कि आप ऐसे पैदा हो गए हैं, तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं था. कमाल आपका यह है कि आप कैसे इंसान बने. तो आपकी जो सारी क्वालिफिकेशन है वो उसके बाद शुरू होती है, जब आपने अपने ऊपर क्या काम किया, आपने अपना, आप कैसे इंसान बने, हाउ काइंड यू आर, हाउ emotionally mature you are, how helpful you are. This is the thing which makes you beautiful. So there is no definition, and physical appearance का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है. हाँ, healthy रहने के लिए वो एक अलग डोमेन आ जाता है, which is a very different domain, and it is not a beauty standard or something like that. There should be no beauty standard in terms of physical appearance. So this is an issue that affect many people, of course, because of this society. हमारी जितनी भी products हैं, हमारी जो marketing है, आपको पता है ये सारी चीजें जो है वो लोगों की insecurities को खेलते हुए ही मार्केट आउट हो रही हैं, चाहे वो वेट के रिगार्डिंग हो, स्किन कलर के रिगार्डिंग हो, या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से हो. अच्छा, अब अननेसेसरी स्क्रूटनी होती है, फिर उसकी वजह से बुलिंग होती है, उसकी वजह से. हमारे यहाँ का नेचुरल कलर अगर पाकिस्तान में जो है वो गंदमी कलर है, सो वी आर एक्चुअली कंपेल्ड टू बी द फेयर पॉपुलेशन, विच वी आर नॉट, एंड दिस इज अवर ब्यूटी दैट वी आर एक्चुअली द
ones who have the potential of melanin and everything, but people are not actually accepting that. So constantly being taunted or pressure of beauty, ये size होना चाहिए, ये height होनी चाहिए, ये रंग होना चाहिए, वो mental well-being के लिए अच्छा नहीं होता. Insecurities create करता है, self esteem, कोई कोई color पहनने छोड़ देता है, कोई कोई external validation लेनी शुरू कर देते हैं लोग. The type of filters we got in the camera of the phone now and the social media is because of these external validation, and people are no more themselves because they are focusing on their physical appearances rather than focusing on the true abilities and inner qualities, because everyone is seeking attention for their physical appearances rather than their inner qualities. So in my view, looks should not hold such power over your mental health or over your mental peace. And yes, how we present ourselves is very okay, but it should be in our hand, that what we are wearing, what we are dressing, how we are dressing, how we are going, how hygienic it is, and these are things. But the superficial judgment about the person's character, intellect, and abilities is in the back seat, and the other seat, the front seat, is taken by the physical appearance, which is a very vicious cycle. So communities और parents again इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं. रीअश्योरेंस चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए. रीअश्योरेंस कब आती है? रीअश्योरेंस तभी आती है जब आपके इर्द गिर्द के लोग आपको पॉजिटिव एग्जाम्पल्स से प्रमोट करते हैं. आपके मीडिया, आपके पब्लिक फिगर्स, आपके इन्फ्लुएंसर्स इनर क्वालिटीज पे बात करें, डीप डाउन उन इश्यूज के ऊपर बात करें जो कि डाइवर्स फॉर्म्स में है, रादर देन वी एक्चुअली सिट एंड प्रमोट फेयरनेस क्रीम्स और हेयर ऑयल्स, और we promote that how to lose weight and something like that, and which is all over social media, which is all over here कि आपने क्या करना है. But ultimately someone has to break the chain. So every now and then someone has to think about that, and individual empowerment की जरूरत है. आप मैं मिलके individually हम भी अपनी जो है वो चीजें इस बात के लिए awareness के लिए use कर सकते हैं to shift the mindset फ्रॉम इंडिविजुअल एंड सोसाइटी लेवल. हम अपने ग्रुप्स के अंदर, जहां हम सोशल ग्रुप्स में बैठते हैं, वहां हम इन चीजों को डिस्कस ना करें, हम इसके ऊपर लोगों को प्रेफरेंस ना दें, हम इसके ऊपर लोगों की तारीफ ना करें, बल्कि हम तारीफ उन चीजों पे करें जो उन्होंने जिस पे वर्कअप किया है, जिस पे काम किया है. तो हेल्दी सोसाइटी, आई थिंक मोर एक्सेप्टिंग एंड हेल्दी सोसाइटी कैन बी कंस्ट्रक्टेड. Wait, I'm sorry, my mic was muted. आपने यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस किया है जो कि इसका है फेयरिंग क्रीम्स और मेलानिन का. बिकॉज नाउ व्हेन आई एम सीइंग लाइक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि किस इंसान के अंदर ज्यादा मेलानिन है. द पीपल आर एक्चुअली प्रेफरिंग द पीपल हु हैव मोर मेलानिन देन अपार्ट फ्रॉम द वंस हु हैव लेस. तो ये इस एक तरह से हमारे पास एक फख्र का मुकाम है that we have certain amount of melanin because it is a good thing, not a bad thing at all. और खैर, इसके साथ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चूंकि हम तो बात कर चुके हैं, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट लाइक बीइंग कॉल्ड आउट नेम्स, और हमारे साथ ये किस्म की बुलिंग होती है. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉजिटिव टॉक्सिसिटी, जिसके अंदर लोग कहते हैं कि भाई बी पॉजिटिव, और like how it affects yourself, like how it affects you, because उसके बाद आप जो है जो रियल इमोशंस हैं उनको आप फील ही नहीं कर पाते, you get immune to it. What are your thoughts? As we are running out of time, so I will answer it shortly, Shahir. It is a very insightful question. It is a very insightful question because and toxic positivity creates a very false narrative that the individual must maintain positive outlook always. Very nice. There is a difference in being nice and being kind. You can be kind for a person walking on the road hit by a car. You can be very kind to them, but you cannot at the same time be nice to the person who hit that person. There should be anger. There should be frustration. There should be disappointment. So the Exactly. sadness, frustration, disappointment is very real, and these are all healthy emotions. These are healthy emotions. That's why we actually raise our voice against injustice. We raise our
we protect ourselves as well. We protect our family. We protect our workplace. So when someone constantly tells you that be positive without acknowledging that what you are genuinely feeling or genuinely going through, so this is known as toxic positivity, and they are not even very self-conscious or self-aware of themselves. First of all. Secondly, you start when questioning your own worth that, oh, they are so positive and I'm not positive. So this actually causes emotional suppression as well. And constantly being told to stay positive actually have very non-healthy impact on yourself. So don't be always positive. Try to be very emotive about every emotions. Emotional balance is a true key. Emotional balance where you can experience all emotion. You cannot be Yeah. positive, you cannot be happy all the time, you cannot be joyous all the time, you cannot be satisfied or contented all the time. All emotions have their space in your head and in your body as well. So emotional numbness and disconnection is the result of toxic positivity. Whenever you don't want to feel the negative emotion, so you are not feeling even the positive one, you are now emotionally numb, you are now disconnected from the feelings. Yeah. Yeah. Thank you. थैंक यू डॉक्टर सदफ। आपने ये क्वेश्चन का आंसर तो कर दिया, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान है सो आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी यूथ है वो ट्रैप फील करती है और प्रेशराइज फील करती है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो मेडिकल कर लो या तो इंजीनियरिंग कर लो। हम लोग दूसरे करियर्स देखते ही नहीं है कि आर्ट्स की चीज़ है, बायोटेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, मेडिकल के अंदर भी काफ़ी सारी फील्ड्स आ चुकी हैं और हमें फोर्स कर दिया जाता है कि नहीं, अगर उसका फलाना बेटा ये करे तो आपने भी यही करना है। आपका इस मामले में थोड़ा सा और क्या राय है? देखिए, मैं इसमें अरीबा बस यही ऐड करना चाहूंगी कि ये सब चीजें जो होती है ना, जो एक्सपेक्टेशंस का बर्डन है और जो सब कर रहे हैं, यंग पीपल का जो ग्रुप कर रहा है सोसाइटी में, जो ट्रेडिशनल करियर पाते हैं वही चूज करना है, चाहे मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, ये है रिस्पेक्टेबल ऑप्शंस, बस उन्हीं पे लेबल लगे हुए हैं, बाकी कोई नहीं है रिस्पेक्टेबल ऑप्शंस। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये सारे प्रेशर्स लीड करते हैं स्ट्रेस की तरफ, एग्जाइटीज की तरफ, मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ, ठीक है। और सेंस ऑफ इंट्रैपमेंट रहता है कि आप ट्रैप है ना इस करियर में, ट्रैप हैं लोग, आगे जाके डिग्री ले भी लेते हैं तो वो फिर आगे जाके उसमें उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहती, लैक ऑफ ऑटोनॉमी रहती है, बहुत सारे फेमिलियर एनवायरमेंट्स में वो नहीं एडजस्ट कर पाते, बिल्कुल भी ये चीजें नहीं होती हैं। ओवर क्राउडिंग हो जाती है इसकी वजह से, जो है ओवर क्राउडिंग जॉब मार्केट में, ओवर क्राउडिंग है मेडिसिन में, ओवर क्राउडिंग है इंजीनियरिंग में, मेंटल हेल्थ बर्डन उसकी वजह से और कॉज हो रहा है। अभी शहीद ने एक सवाल किया था कि जॉबलेस हैं, जॉब मार्केट्स नहीं है, तो वो इसी वजह से नहीं है कि कुछ ही करियर्स हैं जिनमें हम फोकस कर रहे हैं। तो करियर काउंसलिंग अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, अर्ली एज से हमें करियर काउंसलर्स की जरूरत है, जो आर्ट्स को, आर्किटेक्चर को, सोशल साइंसेस को, अदर ग्रोइंग इंडस्ट्रीज को जो है वो क्या करें, प्रमोट करें, ठीक है। और पेरेंट्स और फैमिलीज को भी सपोर्टिव रोल करना है, उनकी भी एजुकेशन होनी चाहिए, जो मैंने बताया कि उनको सक्सेस रीडिफाइन करनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि भाई सक्सेस सिर्फ यही नहीं है कि डॉक्टर या इंजीनियर बन गए, सक्सेस ये भी है कि वो आर्किटेक्ट भी बन सकता है, सक्सेस ये भी है कि वो एंटरप्रेन्योर बन के अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है, सक्सेस ये भी है कि वो अच्छा पेंटर बन सकता है, XYZ, देयर आर सो मेनी। जब प्रोफेशनली वो सेटिस्फाइड होंगे तो मेंटली भी जो है वो ऑब्वियसली उनकी मेंटल हेल्थ बेटर रहेगी और वो बेटर करियर चॉइसेस को ऑप्ट करेंगे और वो एक्सेल भी कर सकेंगे अपने करियर में। Alright, thank you very much, डॉक्टर सर। इसके साथ साथ मैं इसकी तरफ भी लाना चाहता था अपनी ऑडियंस को कि हमने इस सब चीज़ों को डिस्कस कर दिया, लेट्स आल्सो डिस्कस द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव एज वेल कि किस तरह से स्ट्रेस आपके डिफरेंट जो है मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करता है या अफेक्ट करता है, ट्रिगर करता है केमिकल्स वगैरह। और लाइक इवन शेयरिंग माय ओन पर्सपेक्टिव कि हमारी रिसर्च जो थी थीसिस के अंदर तो ये थी कि अगर आपका प्रोलॉन्ग स्ट्रेस होता है वो आपके नर्वस सिस्टम को डिजेनरेट कर देता है और इसी के थ्रू आपकी बिल्कुल। जो मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं वो कॉज करती हैं। इफ यू कुड एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अबाउट दिस ट्रिगर्स।
शहीर, आई डोंट नो कि हाउ मेनी पीपल आर मोर बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं और कितने बाहर के लोग हैं, लेकिन मैं इसको इजी वर्ड्स में बता सकूंगी कि देखिए स्ट्रेस है, हम्म चाहे वो नॉइज स्ट्रेस हो, चाहे पीपल्स स्ट्रेस हो जो लोगों से आपको मिला है, चाहे इमोशनल स्ट्रेस हो, चाहे आपका ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो, देर आर सो मेनी अदर काइंड ऑफ स्ट्रेसेस। वो स्ट्रेस जो है वो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर देता है दैट कैन सीरियसली इफेक्ट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। And हम्म experiencing stress actually releases a kind of chemical which is known as hormone, cortisol कहलाता है, जो आपकी बॉडी में रिलीज करता है। एंड बेसिकली वो ब्रेन केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे ब्रेन केमिकल्स को इम्पैक्ट करता है जो आपके मूड को रेगुलेट करते हैं, लाइक सेरोटोनिन और डोपामीन है। बायोलॉजिकल साइंसेस स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड मी। दे कैन क्रिएट इम्बैलेंसेस इन दीज केमिकल्स जो डिप्रेशन और एग्जाइटी का सबब बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी में सेल्स को डैमेज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर ब्रेन सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो वो आपके ब्रेन सेल्स को इम्पैक्ट कर रही है। हेल्थ में आप देखें तो फिजिकल हेल्थ में डायबिटीज हो जाती है लोगों को, कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीजें कॉज कर रही है। ब्रेन को जो डैमेज हो रहा है ना, जो आपने सवाल किया था पर्टिकुलरली, जब ब्रेन के सेल्स डैमेज होना शुरू होते हैं ना, मेमोरी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस बढ़ जाती है, लर्निंग और कॉग्निशन के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ब्रेन के एरियाज जैसे हिप्पोकैम्पस है, ये सारी एरियाज जो है जो आपकी लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए जरूरी है, वो डैमेज होने लगते हैं। और अगर ये बहुत ज्यादा तेजी से हो तो अर्ली एल्जाइमर्स हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है जिसमें भूलने की बीमारी हम कहते हैं, अर्ली एजिंग साइंस आने लगते हैं। बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसमें आप स्किज़ोफ्रेनिया कह लें, आप साइकोटिक डिसऑर्डर्स कह लें, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स कह लें, एक जनरल ट्रॉमा, जो आपने एक्सीडेंट देखा था कहीं पे या आपका मोबाइल स्नैच हुआ था, वो अगर आप बार बार सोच रहे हैं, आपके साथ 2-3 दफा हो गया और आपको बार में उसके ख्यालात आ रहे हैं, आपको ख्वाब आ रहे हैं, तो वो पीटीएसडी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम्म आपको फियर प्रोड्यूस करता है, एग्जाइटी प्रोड्यूस करता है, और फिर वही साइकिल इन्फ्लेमेशन का चलेगा। इन शॉर्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है बोथ ब्रेन पे और बॉडी पे। ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं दैट कैन डिसरप्ट योर वाइटल ब्रेन फंक्शंस, दैट कैन कॉज मेंटल डिसऑर्डर्स और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। Thank you Thank very you, much, Dr. Dr. Sadaf. Sadaf. I Do you think have any last? apparently the time is almost running out, so I Yes. will try to wrap it up. And I think I can ask one question that can properly guide the other questions because we have like several suggestive questions coming from the students. So let's suppose I'm gonna ask the last question, which was in the whole list. कि आपकी जो नॉर्मल लाइफ है आपको कैसे मतलब स्ट्रेस के साथ डील करना पड़ता है एंड हाउ यू कोप अप विद इट, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग। रिसेंटली आपसे बात करने से पहले आपने बताया कि अभी आप यहाँ पे एक किसी जगह पे आप ट्रेनर थी। सो डज द वर्क प्रेशर क्रिएट स्ट्रेस फॉर यू, हाउ डू यू कोप अप विद इट? चाय चल जाती है या यू हैव टू डू फर्दर मोर? अच्छा, मैं दोनों चीजें एड्रेस कर देती हूँ आपके क्वेश्चन में, एज इट इज अ लास्ट क्वेश्चन, तो हम थोड़ा सा इसको जो है वो इस तरह से एड्रेस कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ एडिक्शन एंड आवर हैबिट्स, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स जो इम्पैक्ट है। और इफ वी आर इन स्ट्रेस, इफ वी आर इन क्रोनिक स्ट्रेस, सो वी नीड टू कोप इन आवर ओन यूनिक वेज। People can listen to music which can be healthy, but you can be addicted to it when the frequency is increased and you are dependent on that. So addiction cycles are like this. For example, if your comforting food is chocolate, so you are eating chocolate and you are again eating chocolate and again eating chocolate, so it is releasing dopamine and it is getting you into the addiction. So there are other addictions as well. If you are watching Netflix movies, so obviously the Netflix or the TV become your addiction. If you are doing social media, so it becomes your addiction. Same like as Mm-hmm. there are certain drugs or some medicines that people become addictive to. Also sugars are one of them, but you can also say that nicotine is one of them, caffeine is one of them. Then there are so many Mm-hmm. other addictive, alcohol is one of them. There are so many, and then again there are behavioral addiction as well. For example, people do a lot of online shopping, people do a lot of online gaming. This is also behavioral addiction. People do gambling, people do self harm is also a kind of self addiction. People actually
feel very soothing in harming themselves. So today is Suicide Prevention Day, so we should know that if someone is harming themselves or someone is ideating to harming someone else, these are the actually homicidal or suicidal tendencies. So we should know that they become addicted to such behaviors, and we should report them, and we should also ask them to counsel themselves. Basically, moving on with the debate, absolutely very easy to engage yourself in managing or maintaining your well-being. It is very crucial and it is very necessary. In daily life of youth, you should know that you will be encountering stressors, extreme stressors in your professional life, in your personal life, throughout your um career, throughout your life, and you have personal commitments, you have unexpected challenges coming your way. So structured routine is one of the best thing you can do at work and at relaxation, that it can help. If you have planned your routine, if you are disciplined enough in your routine, it is very helpful. It make you less overwhelmed and more structured. Number one. Number two, mindfulness and meditation is very necessary. If you are breathing very healthy, if you are actually releasing your thoughts into your breathing, if you are relaxing your body, if you are meditating, if you are thinking good things, if for example you like going to beach, and you are not going to beach since last 4 months, but you are thinking about when you were at the beach and the water was actually running through your feet, so it was very good and you felt good in the middle of your meeting. So this is very good. These are the meditation and mindfulness you should do. Then physical activity is very necessary. People always say that, my students always say that, miss हम तो इतनी physical activity करते हैं, हम तो वैसे ही थक जाते हैं. Physical activity is not like that. Physical activity is a very strategic brisk walk or yoga session or workout at the gym, or physical activity that actually helpful in releasing endorphins that elevate your mood and improves your mood. So basically physical activity is that particular for a given period of time. हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन जो है, आप 30 मिनट्स अपने आप को ऐसे दें जिसमें आप एक एक्सरसाइज प्रॉपरली करें. हेल्दी ईटिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेल-बीइंग. कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेल-बीइंग एंड एनर्जी लेवल्स. सेटिंग बाउंड्रीज इज वेरी नेसेसरी. किसको कहाँ तक एक्सेस देना है अपनी लाइफ में, अपने पर्सनल टाइम में. आप लोगों के पास जो फोन है, रात के 4 बजे भी लोग आपको परेशान कर सकते हैं, एंड इट्स योर decision to respond to that or not. So you have to set boundaries. You have to put silent those groups, those toxic groups, silent for the lifetime, or leave those groups. So seeking support is also a kind of self care. अगर आपको लग रहा है कि आपका दिमाग थोड़ा muddy हो रहा है, foggy हो रहा है, आप chaos में आ रहे हैं, talk to someone, take advice, take support. There should be some person, your mentor, your advisor, your counselor, your friend, your family. कोई लोग होंगे जिनको आप फौरन कॉल करते हैं, अपनी मुश्किलें डिस्कस करते हैं, आप उनसे अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को. टेकिंग ब्रेक्स इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी. किसी ने नहीं कहा 365 दिन काम करना है और आपको कोई तमगा मिल जाएगा. टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स हेल्प यू टू गेन योर फोकस, to regain your stress management potential and everything. Engaging in your hobbies is also very necessary. If you like playing chess, if you like doing gardening, if you like cooking, if you like reading, do that. Take out some time and do that. If you like going to spa, even go, take a time and engage in your hobbies. By incorporating actually these practices, you will actually feel better in your life. So habits and some hobbies actually make you a very good enough to cope with the daily stresses. Thank you very much. Yeah. Thank you, Miss. We're going to be moving on to the question answers. There's one participant who wants to unmute. Yes, Mohammed Hassan. I think you raised your hand. अस्सलाम वालेकुम सर. Walaikum assalam. Walaikum assalam. सबसे पहले मैं पर्सनली फर्स्ट टाइम मैंने ये इस तरह सेशन अटेंड की, मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा. मैं
सबसे पहले अपना तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरा नाम हसन है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट सेमेस्टर 5 में पढ़ रहा हूँ रिसेंटली। मेरा ताल्लुक खेती के से, जो बहुत बैकवर्ड इलाका है, फाटा में आता है। तो मैम सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आपको, मैं एक चाइल्ड क्वेश्चन है, बहुत बचकाना क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करें, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, उसमें मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज आपने बताई। मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आप ये बताएं मैम कि जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है और एंजाइटी है, इसमें मेन डिफरेंस क्या है, मतलब इसमें मेन डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा एलेबोरेट करके आप बताएं। देखें हसन, बहुत बड़ा डिफरेंस है। डायग्नोसिस ही जो है वो सिम्टोमेटिक बेसिस पे है। देयर इज अ बायोलॉजिकल डिफरेंस, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस, साइकोलॉजिकल डिफरेंस। स्ट्रेस इज समथिंग विच कैन बी acute or chronic. Stress is that thing that is actually persisting life. With your life there is a positive stress, there is a negative stress. Positive stress वो भी है, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपको बस ने आके हिट ना कर दिया उसलिए आप फौरन भाग के रोड क्रॉस कर लेते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। आपकी कल डेडलाइन है, आपने डेडलाइन जो है वो कंप्लीट करनी है, आपको परेशानी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव काइंड ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज यू आर गोइंग विद द प्रेशर एंड आप अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। सो स्ट्रेस इज दैट। एंड क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो फिर चेंज होता है। जब क्रोनिक स्ट्रेस मींस स्ट्रेस हर वक्त हो रहा है। हर वक्त होने का मतलब ये है कि इट्स नॉट नॉर्मल। एंड अब जो है या तो कोई ट्रिगर ऐसा है, कोई ऐसी चीज है जो आपको कंटिन्यूअसली स्ट्रेस कर रही है, आपको ये आइडेंटिफाई करना। वो फिर स्ट्रेस कैन टर्न इनटू एग्जाइटी और डिप्रेशन। एग्जाइटीज में ये होता है कि एग्जाइटीज में आपकी बॉडी जो होती है वो एक्शियस होना शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी में जो है वो कामिंग जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी जो रिलैक्स फील करती थी, जो परेशानी कम होती थी आपको, वो होना बंद हो जाती है। जनरलाइज्ड एग्जाइटी डिसऑर्डर भी है, बट देन देयर आर सो मेनी एग्जाइटीज। लोगों को फोबियाज होते हैं, जो भी एग्जाइटीज की सब कैटेगरीज हैं। डिप्रेशन में बिल्कुल दूसरी चीज होती है। डिप्रेशन में आपके जो हैप्पीनेस केमिकल्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। तो होता ये है कि क्रोनिकली डिप्रेस लोग जो होते हैं उनकी हैप्पी होने की टेंडेंसी या उनकी खुश होने की टेंडेंसी जो होती है वो खत्म हो जाती है। और उसके लिए फिर हमें एग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो या डिप्रेशन हो, उसमें फिर मेडिसिन रिक्वायर्ड भी होती हैं एट लेवल कि आपको मेडिसिन लेनी होती है। अच्छा मैम, क्वेश्चन का आंसर आपने करेक्ट दिया। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था, थोड़ा सा इस पॉइंट से मैं पूछ रहा था कि जो डिप्रेशन होती है वो हमारे पास की जो मेमोरी होती है उनसे होती है, इस तरह स्ट्रेस जो है वो किस टाइम पे होती है सिचुएशन में, इस तरह एंजाइटी को देखा जाए या फ्यूचर की वजह से आती है, या किस तरह, मैं इस हवाले से पूछ रहा था। देखिए बेटा, ये गलत टर्म यूज होती है जब हम कहते हैं ना हम डिप्रेशन में चले गए। हम लोग खुद अपने आप को कहते हैं हम डिप्रेशन में चले गए, हमें कैसे पता हम डिप्रेशन में चले गए? डिप्रेशन का एक पूरा क्लिनिकल डायग्नोसिस है, आप उसके बगैर किसी को नहीं कह सकते। यू कैन बी सैड, यू कैन बी वरीड, यू कैन बी स्ट्रेस्ड, बट ऑल ऑफ अस आर कैन नॉट बी डिप्रेस्ड। डिप्रेशन तो Yes. एक क्लिनिकल थिंग है। जैसे मैं ये कह सकती हूँ मैं हाइपोग्लाइसीमिक हो गई, अभी मैंने खाना नहीं खाया हुआ था 12 घंटे से तो मेरा शुगर लेवल लो हो गया, और अभी मैंने खाना खाया था तो मेरा शुगर लेवल हाई हो गया जिसकी वजह से मैं थोड़ी ड्राउजी हो रही हूँ। मैं ये कह सकती हूँ, मैं ये नहीं कह सकती मुझे डायबिटीज हो गई जब तक कि मैं टेस्ट नहीं कराऊंगी डायग्नोस्टिक। तो डिप्रेशन भी ऐसे ही है, आपको या मुझको डिप्रेशन हो रही है ये हमें खुद नहीं पता लगेगा। वी नीड टू हैव अ प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड देन वी शुड बी Yes. डायग्नोस्ड। अच्छा मैम, असल क्वेश्चन की तरफ आता हूँ मैं। क्वेश्चन ये है कि मैम, मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ वो बहुत अंडर प्रिविलेज है, मतलब अंडर डेवलप्ड है। मैं उधर जो मैम मेंटल इश्यूज है, मैं कहता हूँ कि मेरे हिसाब से 95% लोग मेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उधर, क्योंकि उधर हालात देखा जाए तो उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी सूबों में है। मैं ये कहना चाह रहा था मैम कि उधर जो मेंटल हेल्थ की इश्यूज चल रहे हैं उसको किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बेटा ये मैंने जवाब शुरू में ही दिया था, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, हम्म। कि वी नीड टू डिस्कस, वी नीड टू हैव अवेयरनेस सेशन एज मच एज पॉसिबल। अगर आपने ये सेशन ले लिया है तो इस सेशन को दोबारा देखिए, रिकॉर्डिंग है, ऑनलाइन पढ़ा है। आप उनको मेरा सेशन दिखा सकते हैं, अगर मेरा सेशन वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते आप उनको अपनी लोकल लैंग्वेज में खुद ट्रांसलेट करके आप अवेयर करें। हम ऐसे ही कर सकते बिल्कुल। हैं। हमारा मुल्क जिस स्टेज पे,
हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इलाके टू इलाके जाके बहुत सारे लोगों को करें। लेकिन देखें, आप सब एम्बेसडर्स बन गए ना, आप सब ने आज अटेंड किया, आप सब ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी कम्युनिटी में, अपनी क्लासेस में, अपने सोशल सर्कल्स में जाके इन बातों को प्रमोट कीजिए और देखिए कि कौन लोग रिस्क पे हैं, उनको सपोर्ट दीजिए। इस तरीके से हम बिल्टअप कर सकते हैं सोसाइटी में। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you. Thank you. If anyone else has any questions, You can please let us know. Okay. Apparently, we're waiting for questions. In the chat, they have said that, okay, physical exercise is also important. Yes, of Shahid, course. I have read these questions. I think we have answered. Mhm. I Yeah, think yeah. you have answered everything. Well, that is all the questions. So, yeah, I think we can finally conclude the session. Thank you very much for helping us with conducting this webinar and answering everything, all the confusions and everything. Thank you very much. If you have any kind of last remarks, any kind of last words that you want to say, you're welcome. yes, I would like to have the feedback after the program will be Mhm. finished. So you can always share me the feedbacks or something like that if you guys have on the live session or something like that. Sure. Thank you very much. All right, everybody. We will be ending the session right now. Thank you very much for joining, and I hope you have a good evening. Ciao. This is Ariba Salim and Shahir Ahmed signing out live.